दिलों का गठबंधन। विवाह के लिए देखे गए हर्षिता के सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, न संगीत, न रिश्तेदार। हर्षिता माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम बुझ गया। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए बस। आज आखिरी पेपर खत्म होने के बाद हर्षिता अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बगीचे में अशोक के पेड़ की छांव में आकर हरी धूप पर बैठ गई। विश्वास नहीं हो रहा यार कि आज आखिरकार आज़ाद हो ही गए। अब घर जाकर पढ़ाई करने का कोई टेंशन नहीं है। मानसी ने हरी धूप पर पाँव पसारते हुए कहा। हाँ, 2 साल से किताबों से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज अजीब सा लग रहा है कि घर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। हर्षिता ने कहा, मैं तो अब 6 महीने तक आराम करूंगी। सालों हो गए पढ़ाई करते हुए। 6 महीने बाद सोचूंगी आगे क्या करना है। सब्या बोली। कौन आराम करने दे रहा है तुझे? तेरे संजीव जनाब सेहरा बांध कर तैयार खड़े हैं। किताबों की पढ़ाई छोड़, अब आगे प्रेम की पढ़ाई में लग जा। वह देख, काली घोड़ी पर तेरा गोरा सैया खड़ा है। मानसी ने सब्या को छेड़ा। सब्या के गोरे गोरे गाल लाल हो गए। सचमुच कॉलेज के गेट के बाहर अपनी काली मोटरसाइकिल पर संजीव खड़ा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहती हुई सब्या दोनों से विदा लेकर चली गई। हर्षिता देख रही थी प्रेम के एहसास से दीप्त सब्या का खिला खिला चेहरा, रूमानी आभा से जगमगाती मुस्कान। कितना प्यारा एहसास होता है प्रेम का। हर्षिता का दिल धड़क उठा। काश उसे भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ ये रूमानी पल वह जी पाए। शाम 4 बजे तक वह और मानसी बातें करते रहे, फिर घर जाने के लिए विदा लेकर उठ गई। आज उसकी स्नातकोत्तर की आखिरी परीक्षा थी, वह भी माइक्रोबायोलॉजी में। 2 साल से माइक्रोस्कोप, प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में उलझे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज हर्षिता का मन पंख सा हल्का होकर जाने किस आसमान में उड़ रहा था। सब्या का चेहरा उसकी आंखों में समाया हुआ था। हर्षिता सोच रही थी, क्या सच में प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है? किसी का साथ क्या इतना रोमांचक होता है? संजीव के सामने आते ही सब्या जैसे कोई और ही सब्या हो जाती है। उसकी खुशी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। हर्षिता को प्रेम की दीप्ति में दमकता सब्या का चेहरा बड़ा भला लगता। मन में अनजाने ही एक इच्छा करवट लेने लगती। अभी वह और मानसी एक लैब में बतौर माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने ही लगे थे कि सब्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वे तीनों रोज ही शॉपिंग पर जाती। सब्या अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी। वह हर क्षण को जीना चाहती थी। कहती, जीवन में शादी एक ही बार तो होती है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने मन की हर इच्छा को पूरा करूंगी। हर्षिता का मन स्वाभाविक रूप से वही सब सपने अपने खुद के लिए भी सजाने लगा था। ढेर सारी शॉपिंग, कपड़े, गहने, संगीत, मेहंदी, रिश्तेदार और विवाह की रस्में। कैसे एक एक रस्म 2 लोगों को जीवन भर के लिए एक सूत्र में बांधती जाती है। एक एक कदम उम्र भर का सफर बन जाता है और फेरे के समय का गठबंधन। हर्षिता की पलकों पर भी रिश्ते का ऐसा ही कोमल सा सपना हौले से आ बैठा था। एक दिन हर्षिता घर आई तो देखा ड्राइंग रूम में माँ के साथ एक अजनबी आंटी बैठी हुई बहुत घुल मिलकर बातें कर रही थी। हर्षिता उन्हें नमस्ते कहकर अंदर जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। बेटा, इनसे मिलो, यह अवंतिका मौसी हैं, मेरे बचपन की सहेली। 3 साल हुए इसी शहर में आ गई हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आज अचानक मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मुलाकात हो गई तो मैं इन्हें घर ले आई, माँ ने बताया। हर्षिता ने अवंतिका मौसी के पैर छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर उनसे औपचारिक बात करके वह अपने कमरे में चली गई। बिटिया तो बहुत ही सुंदर व सौम्य है तुम्हारी। इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है?
कोई लड़का देखा है? अवंतिका ने हर्षिता की मां लता से पूछा। अभी देखना शुरू करेंगे, कुछ ही समय पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, लता ने उत्तर दिया। लता, तुम तो जानती हो मेरे पति को लास्ट स्टेज का कैंसर है, पता नहीं कितने दिन है उनके पास। विहान हमारा इकलौता बेटा है। मेरे पति की एक ही इच्छा है बेटे की शादी देखना, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में इतनी देर से पता चला कि अचानक से कोई अच्छा घर परिवार मिल ही नहीं रहा। लेकिन तू हाँ कह दे तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, अवंतिका ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी अचानक से? लता असमंजस में बोली। तू तो बचपन से मेरे घर परिवार को जानती है। कल विहान को देख लेना, नौकरी भी अच्छी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और घर में ईश्वर की दया से सब है। तेरी बेटी हर तरह से सुखी रहेगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले और उनकी इच्छा पूरी कर दे, अवंतिका ने प्रार्थना की। लता ने मना करते नहीं बना। एक तो अवंतिका के संस्कार वह जानती थी, उस पर विहान हर तरह से योग्य था। देखने में सुदर्शन, अच्छी नौकरी, बड़े घर का इकलौता बेटा। बस एक ही कमी थी कि विवाह की कुछ भी तैयारियां नहीं कर पाएगी। इंसान को हर कहीं कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। जब लड़का और उसका परिवार इतना अच्छा है, परिचित हैं, और सबसे बड़ी बात हर्षिता इसी शहर में रहेगी, तो धूमधाम से तैयारियां जाने दो, बाद में किसी अवसर पर कर लेना धूमधाम। हर्षिता के पिता यही सोचकर खुश थे कि बेटी पास ही रहेगी। हर्षिता माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम बुझ गया। विवाह के लिए देखे गए सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, न संगीत, न रिश्तेदार, न शॉपिंग, न कोई रस्म। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, बस हो गई शादी। बहुत ही करीबी 8-10 लोगों का दोपहर का खाना विहान के घर पर रखा गया था कोर्ट से आने के बाद, क्योंकि उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग होटल में भी रिसेप्शन या कुछ ऐसी पार्टी दे सके। बस विहान के पिताजी के चेहरे पर अपार खुशी और संतोष था। हर्षिता और विहान को देखकर उनकी आंखें भर आती। जाने कितनी बार उन्होंने हर्षिता और उनके माता पिता को धन्यवाद दिया। हर्षिता के चेहरे पर से तो जैसे उनकी नजरें ही नहीं हट रही थी। रात को हर्षिता के माता पिता अपने घर चले गए। एकदम अपरिचित जगह पर हर्षिता बहुत ही अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। 4 दिनों में ही जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। रात में जब सासू माँ ने उसे कमरे में जाकर सोने को कहा तो उसके मन की स्थिति और बुरी हो गई। कितने रूमानी सपने देखे थे इस रात को लेकर, और यह रात जीवन में किस तरह आई। कितने ही गुदगुदाने वाले किस्से उसने अपनी सहेलियों से सुन रखे थे, लेकिन आज एक नितांत अपरिचित के साथ एक कमरे में सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। वह देर तक स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठी रही। जब विहान कमरे में आया तो उसने कुछ देर हर्षिता के साथ औपचारिक बातें की और फिर उसे सो जाने को कहकर पिता का ध्यान रखने चला गया। हर्षिता पलंग पर कोने में सिमटकर सो गई। 8 दिन बाद ही विहान के पिता चल बसे। घर में सबको स्थिति तो ज्ञात ही थी, लेकिन तब भी दुख तो होता ही है। घर में सन्नाटा सा छा गया। विहान और अवंतिका अपना दुख भुलाकर हर्षिता को सामान्य रखने और खुश रखने का प्रयास करते रहते, लेकिन तब भी हर्षिता इस विवाह को और विहान को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। जितना बने घर के काम में हाथ बटा देती और बाकी समय चुप बनी रहती। विहान बहुत सुलझा हुआ युवक था। वह हर्षिता के मन का द्वंद्व समझता था, इसलिए उसने कभी भी उस पर पति होने का अधिकार नहीं जताया। पति के जाने के 1.5 महीने बाद अवंतिका अक्सर उन दोनों को बाहर घूमने जाने को कहती। कभी वे दोनों चले भी जाते। हर्षिता ने अब तक इस स्थिति को विवशता से ही सही स्वीकार कर लिया था। वह काफी कुछ सहज हो गई थी। विहान से भी वह एक अच्छे दोस्त की भांति हंस बोल लेती, लेकिन टूटे सपने का दंश अभी भी उसे चुभता रहता। हर्षिता ने लैब में जाना शुरू कर दिया। 1-1.5 महीने से वह एक नए वायरस पर काम कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे पीठ पर हल्की जलन हो रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जलन के साथ ही दर्द भी हो रहा था। आईने में पीठ पर उसे
लाल लाल निशान दिखाई दिए। उसने पलंग पर लेटते ही नहीं बन रहा था दर्द के मारे। विहान को पता चला तो वह दूसरे दिन सुबह ही उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उससे हर्पीज के साथ ही कोई और भी संक्रमण है। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ लिख दी थी और बहुत सावधानी बरतने को कहा था क्योंकि रोग संक्रामक था। आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आइए, हर्षिता ने क्लिनिक से बाहर आकर विहान से कहा। लेकिन क्यों? अभी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुना ना तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि यह संक्रामक है, तो तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। विहान ने चौंक कर कहा, इसलिए तो कह रही हूँ कि वहाँ छोड़ दीजिए। जब ठीक हो जाऊंगी तब वापस आ जाऊंगी। कहीं आपको या माजी को ना। हर्षिता आगे कुछ कहती, इससे पहले ही विहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसी बातें करती हो हर्षिता? यदि तुम्हारी जगह मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? अब तुम मेरा हिस्सा हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब ले चलूंगा। विहान के स्नेहिल अपनत्व से भरे शब्दों को सुनकर पहली बार हर्षिता के भीतर जैसे कुछ पिघल गया। विहान उसकी सारी दवाइयाँ ले आया। रात में हर्षिता ने विहान से कहा कि वह दूसरे कमरे में सो जाएगी। तब विहान ने फिर वही बात कही कि यदि उसे कुछ होता तो क्या हर्षिता उसे कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में रहती? तो वह उसे दर्द में कैसे अकेला छोड़ दे? हर्षिता निरुत्तर रह गई। अवंतिका और विहान उसका पूरा ध्यान रखते, समय पर दवाई देते। विहान ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रात में कुर्ते की रगड़ से भी हर्षिता को तकलीफ हो रही थी, तो विहान ने उससे अलमारी से अपना शर्ट निकाल कर दिया। यह ढीला कॉटन का शर्ट पहन लो हर्षिता, इसमें तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, ऐसे तो आपको भी यह संक्रमण लग जाएगा। मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकती, हर्षिता ने कहा। अरे बाबा, शर्ट तो एंटीसेप्टिक में धुल जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें दर्द से आराम की जरूरत है। चुपचाप से पहन लो, कुछ मत सोचो। विहान ने प्रेमपूर्ण अधिकार से उसे शर्ट थमा दिया। हर्षिता को पीठ पर भी दवाई लगानी थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक जा नहीं रहा था। माजी से वह कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें भी संक्रमण ना हो जाए। तुम शर्ट को उल्टा पहन लो ताकि बटन वाला भाग पीछे रहे। मैं पीठ पर दवाई लगा दूंगा और फिर तुम शर्ट को सीधा पहन लेना। विहान ने समाधान दिया और कमरे से बाहर चला गया। हर्षिता ने वैसा ही किया। विहान ने आकर दवाई लगाई और दोबारा कमरे से बाहर चला गया। उसका मर्यादित व्यवहार व चरित्र हर्षिता को बड़ा भला लगा। वह रात भर भी हर्षिता का ध्यान रखता। जब वो दर्द के कारण सो नहीं पाती तो उसके साथ खुद भी जागता। कभी उसे मोबाइल पर कोई कॉमेडी फिल्म दिखाता, कभी अपने बचपन की बातें बताता, कभी उसकी सुनता। शाम की चाय लेकर अवंतिका उसके पास आ बैठती। उनके मन में भी संक्रमण को लेकर कोई डर या दूरी नहीं थी। वो उसका माँ जैसा ही ख्याल रखती। उल्टे लता और हर्षिता के पिता को भी धैर्य और सांत्वना देती। हर्षिता के मन में उनके लिए अपार सम्मान की भावना आ गई थी। एक शाम उन्होंने बताया कि इकलौते बेटे के विवाह के कितने सपने देखे थे उन्होंने, कितनी धूमधाम की कल्पना की थी कि बहू को कितने चाव से घर लाएंगे, लेकिन दुख की घड़ी में वह कुछ भी न कर पाई। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि सारे अरमान धरे रह गए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, विहान के पिता की खुशी के लिए मैंने तुम्हारे सपने भी तोड़ दिए। अवंतिका भावुक स्वर में बोली। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मेरा मतलब माँ जी, ऐसा सोचिए भी मत। जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना कहीं नहीं मिलता। आज अनायासी वह अवंतिका को माँ जी की जगह माँ बोल गई। तो मुझे माँ ही कहो, यही अच्छा लगता है, अवंतिका ने कहा। रात में हर्षिता सोच रही थी कि अब तक वह सिर्फ अपने सपनों के टूटने का ही शोक मनाती रही। उसने कभी विहान के बारे में तो सोचा ही नहीं कि उसके भी तो कुछ सपने रहे होंगे। वह भी तो उनके टूटने की पीड़ा से गुजर रहा होगा। रात में जब विहान कमरे में आया तो हर्षिता ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बहुत संजीदगी से उत्तर दिया। विहान और अवंतिका की देखभाल से हर्षिता जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गई। इन्फेक्शन भी निगेटिव आया। तन के साथ उसके मन के घाव भी भर चुके थे। टूटे सपनों की किरचियों के बीच एक कोमल भावना का फूल खिल रहा था और अब एक रिश्ते में बंध जाने को मन व्याकुल हो रहा था।
इसी व्याकुलता में हर्षिता खिड़की के पास खड़ी चांदनी में भीग रही थी। विहान सो रहा था। हर्षिता कभी चांद को देखती तो कभी विहान को। आज जब विहान से उसके अंतर्मन का गठबंधन हो चुका था तो यह दूरी उससे सही नहीं जा रही थी कि अचानक विहान की नींद खुल गई। उसे यूं खिड़की के पास खड़े देखकर वह उसके पास आ गया। क्या हुआ हर्षिता, नींद नहीं आ रही क्या? कुछ चाहिए क्या? विहान ने पूछा। हाँ, हर्षिता ने कहा। क्या चाहिए बोलो? विहान बोला। आप। हर्षिता ने दोनों बाहें विहान के गले में डालकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह हर्षिता, मेरी हर्षी, कहकर विहान ने उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।